मामा हम कहाँ जा रहे हैं? छोटी सी अंजिश ने राबिया से पूछा। बेटा बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। गाड़ी एक हवेली में दाखिल हुई और 16 साल अंजिश अपनी माँ के साथ नीचे उतरी। वो दोनों अब हवेली के अंदर जा रही थीं। जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल हुई, सामने से सीढ़ियाँ उतरते एक 45 साल मजबूत मर्द को देखते अंजिश की अपनी माँ के हाथों पर गिरफ्त सख्त हुई। कोई परेशानी तो नहीं हुई यहाँ आने में? मिस्टर ज़हीर अब्बासी ने नीचे आते राबिया से पूछा। नहीं, सब ठीक है, राबिया ने धीमे लहजे में कहा। मामा ये अंकल कौन हैं? अंजिश ने अपनी माँ का हाथ थामे पूछा। अंजिश ये तुम्हारे नए बाबा हैं, राबिया ने खुद को कंपोज करते कहा, जबकि अंजिश का तो हैरत से मुंह खुला रह गया। बाबा? ज़ेरे लब दोहराते वो उस शख्स को देखने लगी। क्या अच्छा नहीं लगा मुझसे मिलकर? मिस्टर ज़हीर ने अंजिश के सर पे हाथ फेरते उसकी गर्दन से नीचे कमर के खम तक सहलाया। अंजिश करंट खा के पीछे हटी, उसके चेहरे पर हिरासा एहसासात देखते ज़हीर साहब काफ़ी महसूस हुए। वो 16 साल की थी, लेकिन उसके जिस्म की बनावट उसे अपनी उम्र से 2 साल बड़ा ही दिखा रही थी। उसके खूबसूरत नैन नक्श और भरा भरा जिस्म किसी को भी अपनी तरफ राग़िब करने की सलाहियत रखता था और मिस्टर ज़हीर को वो बुरी तरह अट्रैक्ट कर गई थी। चलो अंदर आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो? मिस्टर ज़हीर ने अंजिश की जानिब प्यार भरी नज़रों से देखते पूछा, जबकि राबिया अपने कमरे को देखती खुशी से फूले नहीं समा रही थीं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि अचानक से किस्मत यूं भी बदल सकती है। एक आम से घर से वो एक बहुत बड़े घर की मालिकन बन गई थीं। आपका घर बहुत प्यारा है ज़हीर साहब, राबिया ने खुश होते तारीफ़ की। मैं तो वाकई खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसे शख्स मेरी ज़िंदगी में आ गए, वरना आप जितने अमीर हैं आपको तो कोई भी मिल जाती। वो जाम सी लड़की को आपने अपने लिए चुना, मेरे लिए ये बहुत एजाज़ की बात है। राबिया की बातों पर ज़हीर ने मायने खेज नज़रों से सहमी खड़ी अंजिश को देखा। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसे यहाँ नहीं रहना। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं मेरी अंजिश को उसका रूम दिखा दूँ। आ जाओ अंजिश, वो बहुत मोहब्बत से बोले, जबकि अंजिश डर के माँ के साथ चिपक गई। अरे अंजिश बेटा डरो नहीं, ये बाबा ही हैं, अब से ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे, राबिया ने उससे प्यार से समझाया। नहीं मामा, मुझे नानों के पास वापस जाना है। अंजिश की आंखों से आंसू बहने लगे, वो बुरी तरह कांपने लगी थी। बेटा अब यही हमारा घर है, अब से हम दोनों यहीं रहेंगे, राबिया ने उसे समझाया। लेकिन अंजिश ज़हीर की आंखों में अपने लिए कुछ अलग सा देख चुकी थी और वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने दुख से माँ को देखा, जो वो महसूस कर रही थी उसकी माँ क्यों नहीं महसूस कर पा रही थी। आओ अंजिश, शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर तुम आती हो जाओगी। कम विद मी। वो उसकी कलाई थामे बाहर निकला। अंजिश ने घबराकर अपनी कलाई छुड़वानी चाही, लेकिन नाकाम ही रही। उनके जाने के बाद राबिया मुस्कुराते हुए गहरा सांस भरती कबड़ की जानिब बढ़ गई। ढेरों बोतीक स्टाइल के महंगे लेडीज ड्रेसेस को देखते राबिया बेइंतहा खुश हुई। सारी जिंदगी महरूमियों की नज़र हुई थी। बाप की वफात के बाद माँ ने माँ बाप दोनों बन के पाला। 2 ही बहनें थी, दोनों को अच्छी तालीम दिलवाई। राबिया ख्यालों की ज़िंदगी में रहने वाली लड़की थी, तो सुमेरा हकीकत पसंद। राबिया को यूनिवर्सिटी में अब्बास से जनूनी किस्म का इश्क हो गया। वो बहुत अमीर कबीर लड़का था। राबिया की खूबसूरती पे वो भी मर मिटा, लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी गरीब लड़की से करने को तैयार न थे। दोनों ने भाग के छुप कर शादी कर ली। नया नया इश्क का भूत सवार था। दोनों ही शुरू में एक दूसरे की मोहब्बत में पूर डूबे हुए थे, लेकिन वक्त गुजरते उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ मोहब्बत से पेट नहीं भरता। अब्बास शहाना तर्ज ज़िंदगी जीने वाला लड़का था, जबकि राबिया को भी उसके दौलतमंद होने पर अपनी ज़िंदगी सहल बनानी थी। दोनों ही को बहुत बुरी तरह अपनी गलती का एहसास जागा। वक्त थोड़ा और आगे सरका, राबिया ने एक बेटी को जन्म दिया। अब अब्बास को हकीकतन अपनी इस शादी पर पछतावा हुआ। राबिया सिर्फ 19 साल की थी और वो 22 साल का, जब दोनों माँ बाप बन गए। अब्बास बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। कहाँ तो वो राबिया का और अपना पेट नहीं भर पाता था, कहाँ अब एक बेटी का बोझ। हाँ, उस वक्त अब्बास को बेटी एक बोझ ही लगी थी। एक छोटी सी फर्म में जॉब करते एक दिन उनकी मुलाकात अपने भाई से हो गई और उन्होंने अपने जान से प्यारे भाई को इस हाल में देखा तो बेइंतहा दुखी हुए और फिर अपने बाबा से छुपकर उनकी मदद करने लगे। एक अच्छी कंपनी में उन्हें जॉब भी दिलवाई और उनको अच्छा सा घर भी। जिंदगी ज़्यादा न सही थोड़ी सी सहल हो गई थी। दोनों की जो आए दिन लड़ाइयाँ थीं उनमें कमी हो गई थी। जिंदगी और आगे बढ़ी। उन्हीं ही दिनों राबिया को मालूम हुआ कि वो फिर से माँ बनने वाली है, तो उसने हालात के पेश नज़र बिना किसी से कुछ कहे अपना बच्चा ज़ाया कर दिया, जिसका उनके शौहर अब्बास को इल्म ना हुआ। लेकिन फिर काफ़ी अरसे बाद उन पर यह राज खुला, क्योंकि राबिया की एक राजदार दोस्त भी थी, जिसने राबिया से लड़ाई की सूरत में राबिया का भांडा फोड़ दिया और सबूत भी दिए। वो बेइंतहा गुस्से में घर में आ रहे थे कि रास्ते में कार एक्सीडेंट में एट द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। उस वक्त अंजिश 8 साल की थी। वो माँ के घर वापस आ गई। शौहर के चले जाने के बाद उस किराए के घर में क्या करती। माँ ने बेटी और नवासी दोनों को रख लिया। वक्त गुजरता गया। अंजिश 16 साल की हो रही थी। राबिया ने दोबारा शादी ना की, बल्कि वो एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही थी, जहां से अंजिश ने भी मैट्रिक तक तालीम हासिल की। लेकिन ज़हीर साहब एक फंक्शन में एज अ गेस्ट आए और यूं वो अंजिश और राबिया की ज़िंदगी में शामिल हो गए। वो माजी की यादों से निकली और एक ड्रेस लेती बाथरूम का रुख कर गईं। उन जैसे कपड़ों का तो बस सोच के ही रह जाया करती थीं। अमीर कबीर शख्स अब्बास से शादी करके भी वो तरसी हुई ज़िंदगी ही गुजारती आई थीं। अब ज़हीर साहब के अचानक उसकी ज़िंदगी में आ जाने पर वो बहुत मसरूर थीं, जबकि आने वाले क़यामत खेज़ वक्त से बिल्कुल अनजान। ये देखो कैसा लगा ये कमरा। वो अंजिश का नरमो नाजुक हाथ थामे उसे साथ वाले कमरे में लाए, जो इंतहाई जदीद तर्ज का था और बेइंतहा खूबसूरत भी।
तुम्हारी ज़रूरत की हर शय यहाँ मौजूद है। अंजिश, और भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बिला झिझक कह देना। वो उसके गाल को बहुत प्यार से छूते बोल रहे थे। मुझे मामा के पास जाना है। अंजिश बुरी तरह सहम गई थी। देखो अंजिश, मामा का हाथ पकड़ के चलना छोड़ दो, अब तुम बड़ी हो गई हो। क्या उम्र है तुम्हारी? वो उसके गाल पर अंगूठा रब करते पूछ रहे थे। जी 16 साल की हूँ। वो आंखों में खौफ लिए उस शख्स को देखने लगी। 16 बरस की? बाली उम्र को सलाम। ए प्यार, तेरी पहली नज़र को सलाम। वो ज़रा सा गुनगुनाए थे। वो तकरीबन उससे 29 साल छोटी थी, लेकिन ज़हीर साहब को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें इस उम्र में आके फिर से इश्क हो गया हो। वो छोटी सी लड़की उनके हवासों पर छा गई थी और ऐसी छाई कि उसकी खातिर उसकी माँ को ब्याह कर ले आए। ज़हीर साहब को किसी ज़रूरी कॉल की वजह से जाना पड़ा तो वो उसे एक्सक्यूज़ करते बाहर निकल गए। अंजिश ने अपना रुका सांस बहाल किया। सद शुक्र था कि उन्होंने उसके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की थी। वो घबराए हुए उस कमरे से बाहर निकल आई। इतना बड़ा घर था लेकिन वो खुद को गैर महफूज समझ रही थी, जबकि उसकी नानों का घर बहुत ही छोटा था, पर वो उसके लिए एक महफूज पनाहगाह थी। वो माँ के कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई। अपनी माँ को नए कपड़ों में सजा देख वो मुँह खोले दंग रह गई। उसकी माँ की उम्र लगभग 36 साल थी। वो अभी भी जवान ही थी और लाल रंग का खूबसूरत जोड़ा पहने वो इस वक्त एक अप्सरा लग रही थी। कहीं से नहीं लग रहा था कि वो अंजिश की मामा है। मामा आप? क्या हुआ? प्यारी लग रही हूँ ना? अंजिश, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया। एक खूबसूरत शोहर, एक बहुत बड़ा महल जैसा घर, दौलत, नौकर चाकर, अमीरों का लाइफस्टाइल, सब कुछ मिल गया ना। अल्लाह ने मेरी सुन ली। वो खुशी से अपनी बेटी से अपने दिल की हर बात शेयर कर रही थी। मामा मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे नानों के घर वापस जाना है। वो डरते डरते बोली। तुम पागल हो। वहाँ उस छोटे से बोसीदा घर में जाकर क्या करोगी? इस शहाना तर्ज ज़िंदगी के लिए लड़कियां तरसती हैं। तुम्हें तुम्हारी माँ की वजह से ये सब मिल रहा है। एक अय्याशी की ज़िंदगी गुजारोगी, बजाय खुश होने के तुम वापस जाने की बात कर रही हो। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी होती अपने गीले बालों को कंघी करने लगी। मामा, वहाँ इस छोटे से घर में मुझे सुकून महसूस होता है। मुझे नानो याद आ रही हैं। वो नम लहजे में बोली। हाँ तो मिलवा लाया करूँगी कभी कभार। चलो अब जाओ अपने कमरे में, और ज़्यादा वक्त वहीं रहना, यहाँ नहीं आना। क्या पता ज़हीर को अच्छा ना लगे। हमारी प्राइवेसी के लम्हे ख़राब ना करना, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। मामा, क्या आप बाबा को भूल गई हैं? अंशिश की बात पर राबिया के चेहरे पर एक तारीक साया लहराया। वो माजी था, ख़त्म हो गया। तभी उसके मोबाइल पर घर से कॉल आने लगी। जी मॉम, आ रहा हूँ। डोंट वरी यार, ठीक हूँ मैं, बस थोड़ी देर हो जाएगी, पहुँच जाता हूँ। वो कॉल काटता बदील की जानिब मुतवज्जे हुआ। अपने शहर में पोस्टिंग कब करवाई? कोशिश तो मैं काफ़ी अरसे से लगा था। 2 दिन पहले ही हुई है और आज घर जा रहा था। घर वाले इंतज़ार में हैं, अभी तक जाग रहे हैं मेरे इंतज़ार में। वो कलाई पर बंधी घड़ी पे वक्त देखता सर झटकते बोला। रात के 2 बज रहे थे। डॉक्टर नरगिस रूम में दाखिल हुई। लड़की की साइड पसली पर चोट आई है शायद। वो थोड़ा मुतफक्किर अंदाज में बोली। मेरी गाड़ी से टकराई थी, शायद तब लगी उसे। बहराम भी परेशान हुआ। खैर अभी दर्द का इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में होश आ जाएगा। उसके चेहरे पे भी किसी ने मारा है, यकीनन वो तुम नहीं होगे। डॉक्टर नरगिस ने आंखें छोटी करते पूछा। अस्तगफिरुल्लाह, आपको मैं ऐसा लगता हूँ? वो पहलू बदलते बोला। अच्छा, सुबह एक्सरे वगैरह करवा लेना ताकि पता चले। पसली ठीक है? वैसे तो मुझे ठीक ही लग रही है, थोड़ी स्वेलिंग हो गई है शायद, लेकिन उम्मीद है ज़्यादा नहीं लगी। थोड़ी मालिश वगैरह भी करो तो ठीक हो जाएगी। उनकी बात पे बहराम ने कनखियों से अदील को देखा, जो कि सियानी हंसी हंसा। क्या हुआ बाय द वे? वो लड़की है कौन? मिसेज है तुम्हारी? लेकिन वो बहुत छोटी नहीं है, यही कोई 17-18 साल। नरगिस ने अंदाज़ा लगाते कहा, या शायद इससे भी छोटी। मेरा ख्याल है देर हो रही है, चलना चाहिए। तुम अपनी मिसेज को डिटेल बताओ सारी। बहराम टेबल से गाड़ी की कीज उठाता अंजिश के रूम की जानिब बढ़ा, जहां वो अभी तक बेहोश ही थी। उसके करीब जाकर खड़ा होता वो उस पर ज़रा सा झुका। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे मारा हो, और वो निशान किसी मर्द के हाथ का निशान लग रहा था। बहराम ने सख्ती से मुट्ठियां भींची। वो वाकई छोटी सी थी। उसको मारा किसने होगा? बहराम सोच में पड़ गया। वो उसे यूं हॉस्पिटल में छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए वहीं बैठा उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। क्या मतलब वो बहराम को कहीं से मिली है? मतलब बहराम का उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं? नरगिस ने अपना चश्मा उतारते उससे पूछा। बिल्कुल, लेकिन मैं भी मुस्तकबिल करीब में बन जाए, अदील ने कुछ सोचते हुए कहा। रियली? ऐसा क्यों सोचा? वो मुस्कुरा के उससे पूछने लगी। क्योंकि एसपी बहराम पहली बार किसी अनजान लड़की के लिए इतना पोजेसिव हुआ है कि उसके चेकअप के लिए उसने फीमेल डॉक्टर को बुलवाया। अदील उसकी जानिब इशारा करके कहने लगा, स्ट्रेंज। वो भी पुरसोच अंदाज में सर हिला गई और फिर घड़ी पे वक्त देखने लगी। अदील, मुझे घर छोड़ दें। हादी ने सुबह स्कूल जाना है तो पता है ना आपको। मैं ना दिखाई दी तो कितना रोएगा। नरगिस को एकदम अपने बेटे की याद आई तो उजलत में खड़ी हो गई। मैं भी चलता हूँ घर ही, आज का दिन काफ़ी थका देने वाला था। अब थोड़ा रेस्ट चाहिए, थोड़ा सुकून। वो नरगिस के पास आता उसकी कमर में हाथ डाले गहरी इस्तेहकाक भरी निगाहों से देखते बोला। नींद ही लेनी है ना बस? नरगिस ने तंग करने वाले अंदाज में शरारत से पूछा। तुम्हारे ऊपर लेट के सोऊंगा, भरपूर नींद का मजा लूंगा। वो धीरे से मायनी खेजी से कहता उससे लिए बाहर निकला, जबकि हॉस्पिटल से निकलने से पहले वो बहराम से मुलाकात करके आया। बहराम अदील के जाने के बाद काफ़ी देर वहीं बैठा रहा कि यकदम उस लड़की को होश आने लगा। बहराम उठ के उसके पास जा खड़ा हुआ। कैसी हो अब? लहजे में नरमी नहीं थी तो सख्ती भी नहीं थी। जी मैं। अंजिश ने उठ के अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई।
अपनी दाईं तरफ पसली पे हाथ रखे वो सिसकी। देखो तुम अपना स्लो मोशन ड्रामा बाद में कर लेना, मुझे बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाऊं, उसके बाद मुझे भी अपने घर जाना है। मेरी मॉम वेट कर रही है यार। वो घड़ी पे टाइम देखता माथे पर बल डाले बोला, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, आप मुझे दारुल अमान छोड़ दें, आपका एहसान होगा मुझ पर। अंजिश ने पल में ही फैसला ले लिया था। उसे इस महल में नहीं जाना जहां उसकी इज्जत महफूज ना थी। अपनी नानों के घर का तो उसे एड्रेस मालूम नहीं था। दूसरा, वहां जाती तो उसकी मामा फिर से उसे वापस ले जाती, लेकिन उसकी बात का यकीन कभी ना करती। तुम्हें कोई मारना चाहता था, तुम पर हाथ भी उठाया है किसी ने, सच सच बताओ कौन हो तुम? बहराम के अंदर का पुलिसमैन जाग गया था। मैं अंजिश हूँ, वो मेरे पीछे कुछ गुंडे लग गए थे, उन्होंने ही मुझे, मैं वहां से भागी तो आपकी गाड़ी से टकरा गई। वो फौरन कहानी बनाते बोली, इस वक्त तो कहीं और नहीं ले जा सकता, सुबह बंदोबस्त करूंगा, अभी मेरे घर चलो, वहां तुम सेव रहोगी। बहराम ने कुछ सोचते उसे घर ले जाने का फैसला किया, और वो ये नहीं जानता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और जानलेवा फैसला होने वाला है। अंजिश को डिस्चार्ज करवाकर वो अपने साथ घर ले आया। जैसे ही गाड़ी कारपोश में रुकी, अंजिश का दिल जोरों से धड़का। अंजिश को देखने में वो शख्स शरीफ ही लगा था और उसने उसकी मदद भी की थी, इसलिए वो उस पर भरोसा करके उसके घर तो आ गई थी, लेकिन घर देखकर उसे फिर से एंग्जाइटी सी फील होने लगी। क्या हुआ? नीचे उतरो, मेरी मॉम बहुत अच्छी है, यकीनन तुम्हें मिलकर अच्छा लगेगा। उसके चेहरे पर रकम डर को देखता बहराम फौरन से बोला। वो उससे लिए अंदर दाखिल हुआ तो एक पल को फादिया बेगम, जो कब से बाहर लाउंज में बैठी उसका इंतजार कर रही थी, उसे एक नामहरम कमसिन लड़की के साथ अंदर आता देख ठटक गई। ये कौन है बहराम? वो जो खुशी से उसकी जानिब बढ़ रही थी, उसे गले लगाने वाली थी, संजीदगी से उससे पूछने लगी, मामा ये अंजिश है, इसे मदद की ज़रूरत है, रात यहीं रुकेगी, सुबह होते ही क्या बहराम? अचानक से फातिया बेगम का लहजा बदला। ये यहाँ से चली जाएगी मॉम, वो भी जवाबन धीमे लहजे में बोला। कहाँ से मिली आपको ये? अब पास आते वो तफ्तीशी अंदाज में पूछ रही थी। अंजिश का सांस खुश्क हुआ, गाड़ी से टकराई थी, उसकी हालत कितनी खराब हो रही है। कहाँ से आई हो तुम? फातिया बेगम ने अब की बार अंजिश से गुस्से से पूछा। अंजिश ने एक नज़र बहराम को देखा, जो सोफे की जानिब बढ़ता रिलैक्स होकर बैठा था। सामने खड़ी औरत उसे अपने लिए निजात दहिंदा लगी थी। और फिर जो अंजिश ने बोला, उसने बहराम के पैरों तले से ज़मीन ही खिसका दी। आंटी, मैं और बहराम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमने बहुत सारा वक्त एक साथ गुजारा है, लेकिन इन्होंने मुझसे शादी नहीं की कि अपने वालिदैन के पास लेकर जाऊंगा, फिर निकाह करूंगा, और आज जहां लेके आए हैं तो मुकर रहे हैं। अंजिश ने अपने आप को सिक्योर करने के लिए झूठ का सहारा लेते बहराम पर इल्ज़ाम लगा दिया। फातिया बेगम ने गुस्से से लब भेंचे, जबकि बहराम तो गंग उस छोटी सी लड़की को देख रहा था, जिसकी मदद करते वो घर लेकर आया था, और उसने उसे ही फंसा दिया। जस्ट डिस्गस्टिंग, क्या बकवास कर रही हो? वो गुस्से से उसकी जानिब बढ़ा के फातिया बेगम के पीछे वो छुप गई। दूर रहकर बात करें बहराम, मैं हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगी आपको कि आप एक लड़की से इस तरह बात करें। मामा ये झूठ बोल रही हैं आप। चटाख। फातिया बेगम का हाथ उठा। बहराम ने बेयकीनी से माँ को देखा। मामा चुप, एकदम चुप, इस लड़की की हालत चीख चीख के कह रही है कि ये सच्ची है। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी भी बहन है बहराम, अगर कोई उसके साथ। मामा मेरी बहन इस जैसी धोखेबाज और ड्रामेबाज नहीं है, आप इसका यकीन मत करें, मेरी बात सुने। कुछ नहीं सुनना मुझे तुमसे, सुबह होते ही तुम दोनों का निकाह मैं खुद कराऊंगी, मुझे किसी मासूम की बद्दुआएं नहीं लेनी। अब जाओ अपने कमरे में, और सुबह तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो अपना आप कंट्रोल खोती बमुश्किल बोली थी। मामा प्लीज़। बहराम जस्ट को वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाएं तो बहराम अंजिश पे कहर की निगाह डालते लंबे लंबे डग भरता सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। पर्दे की ओट में छुपी नीलम और दुआ फौरन बाहर आई। मामा आप ठीक हैं? वो दोनों परेशान हुई। दुआ बेटा मुझे माफ़ कर देना, वो नम लहजे में बोली तो दुआ का सर झुक गया। आंसू शिद्दत से बहे थे। हाथ की उंगली में पहनी बहराम के नाम की अंगूठी को वो हसरत से देखने लगी। नीलम बेटा इस लड़की को अपने कमरे में ले जाओ और इसका ख्याल रखो, सुबह इसका और बहराम का निकाह होगा, वो सख्त और मजबूत लहजे में बोली थी। रात सबकी बेचैनी में गुजरी थी। सुबह फातिया बेगम ने भाई से कहते निकाह ख्वाह का बंदोबस्त करवाया। मामा आप गलत कर रही हैं, मत यकीन करें उस लड़की का, ये झूठी है। एक बार फिर बहराम ने यकीन दिलाना चाहा, लेकिन फातिया बेगम ने उसकी एक ना सुनी। मैं ये निकाह नहीं करूँगा, मेरी मंगनी दुआ से हुई है तो निकाह भी उसी से ही होगा। अच्छा, और दुआ क्यों करेगी तुमसे निकाह? जबकि तुम्हारे साथ आई लड़की को देखने के बाद वो क्यों करेगी तुमसे निकाह? वो भी गुस्से से बोली थी। आपको मुझ पर यकीन नहीं, लेकिन दुआ करती है मेरा यकीन। बोलो दुआ। वो उसके सामने जा खड़ा हुआ, जो बस खामोश आंसू बहाए जा रही थी। आपने एतबार तोड़ दिया है बहराम, ये रखें अपनी रिंग अपने पास, आज के बाद आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वो गुस्सा जब्त करते उसकी रिंग उसकी हथेली पर रखती पीछे हट गई और बहराम यकटक उस रिंग को देखने लगा। बहराम आ जाओ, फातिया बेगम ने उसे पुकारा तो वो मुर्दा कदमों के साथ वहीं बैठ गया। निकाह शुरू हो चुका था। सभी दम साधे मौलवी जी को सुन रहे थे। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अंजिश ने बिना किसी झिझक के, बिना डर के निकाह कबूल कर लिया, जबकि लब भेंचे बैठे बहराम ने भी कबूल है कहा। मामा आपने जल्दबाजी। नीलम की बात पर फातिया बेगम ने उसे एक घूरी से नवाजा। जाओ भाभी को ऊपर कमरे में छोड़ाओ। बहराम तुम मेरे रूम में आओ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है मुझे। वो अपनी जगह से उठती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अंजिश अब बहुत बुरी तरह कांपते अपनी जगह से उठी थी।
ایک پل کو بہرام کا چہرہ دیکھا جو انتہائی اسپاٹ تھا، اس کی آنکھوں میں قہر برس رہا تھا۔ انزش نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں، جبکہ اگلے ہی پل وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ماں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھو بہرام، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب بہتر یہی ہے کہ اس رشتے کو نبھانا۔ اس کی عمر کم ہے تو تم تھوڑا خیال رکھنا۔ فادیہ بیگم اسے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ بالکل نہیں سمجھا تھا، بلکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایک پولیس مین تھا، اچھے اچھوں کی چھٹی کرا کے رکھ دیتا تھا، اور آج وہ پھنسا تھا اپنی ہمدردی میں۔ وہ اپنے ساتھ ہی برا کر گیا تھا۔ فادیہ بیگم اسے اور بھی بہت کچھ سمجھاتی رہی، لیکن وہ بظاہر تو خاموشی سے سنتا رہا، لیکن عمل کرنے کا سوچا تک نہ۔ ٹھیک ہے، جاؤ آرام کرو، جانتی ہوں رات بھر سبھی سوئے نہیں، جاؤ آرام کر لو، کہتے ہوئے وہ رخ پھیر گئی، جبکہ بہرام کا رخ اب اپنے کمرے کی جانب تھا، جہاں وہ دھوکے باز لڑکی اس کی سیج سجا کر بیٹھی تھی۔ سیج، زیر لب دہرایا، مائی فٹ۔ کمرے میں انٹر ہوتے ہی وہ دروازہ لاک کرتا اس کی جانب بڑھا، جو اس وقت اس کی ماما کے لائے گئے سوٹ میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف آن ٹھہرا۔ بہرام نے اسے ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھاتے کھڑا کیا۔ تم دھوکے باز لڑکی، کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ میں نے تو تمہاری مدد کی تھی، الٹا تم نے مجھ پر ہی الزام لگا دیے۔ وہ دبا دبا چلایا تھا۔ آئی ایم سوری، پلیز معاف کر دے مجھے۔ وہ بلک اٹھی۔ معاف؟ تم جیسی کریکٹر لیس لڑکی کو میں کریکٹر لیس نہیں ہوں، وہ اونچی آواز میں چلائی تھی۔ آواز نیچی رکھو ورنہ حلق میں ہاتھ ڈال کے زبان گدی سے کھینچ کے وہ حال کروں گا کہ ماتم منانے کے لیے ساری زندگی بھی کم پڑ جائے گی۔ رات کے آخری پہر تم مجھے سڑک پر بری حالت میں ملی، اور تمہارا کردار مشکوک ہے، اور ایک مشکوک کردار کی لڑکی ہو۔ میں پاک دامن ہوں۔ اس نے تڑپ کر اپنی بے گناہی کے لیے بولنا چاہا کہ بہرام نے اسے پیچھے بستر کی جانب دھکا دیا۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میں خود دیکھ لوں گا کہ تم کتنی پاک دامن ہو، اور راتوں کو گاڑیوں سے ٹکرانا تمہارا مشغلہ ہو، نہ جانے کتنوں کے ساتھ بستر گرم۔ چٹاخ! اچانک ہی انزش کا ہاتھ اٹھا تھا۔ اس کا نرم و ملائم ہاتھ بہرام کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکا، لیکن وہ اپنی شامت بلوا گئی۔ میں ایسی نہیں، مجھے پلیز جانا ہے، انزش نے گھبرائے ہوئے کہتے دروازے کی جانب قدم بڑھائے کہ بہرام نے اسے پھر سے بازو سے پکڑتے بستر پر دھکیلا۔ تمہیں تو میں ابھی بھیجتا ہوں۔ اپنی شرٹ اتارتا اس وقت وہ انتہائی غصے میں تھا۔ انزش بری طرح سہم گئی، اپنے ہاتھ بیت چلانے لگی، لیکن وہ اس پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ پلیز مت کریں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ بلک بلک کے روتی۔ تم نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا۔ اور بے شرموں کے ساتھ ایس پی بہرام بے شرم ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر چھکتے وہ اپنا سارا وزن اس پر انڈیل گیا۔ اس کی گردن پہ چھکتے وہ وہاں دانتوں سے کاٹ گیا۔ انزش مزاحمت کرتی رہی، وہ بس روئے جا رہی تھی۔ اپنے ساتھ خود اس نے برا کیا تھا، اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ خود کو بچانے کے لیے وہ اپنے مسیحا پر الزام لگا گئی تھی، اب اسی الزام کو وہ سچ کرنے جا رہا تھا۔ میں سب کے سامنے بول دوں گی، آپ بے قصور ہیں، پلیز رک جائیں۔ اس کی فراک کو اس کے تن سے جدا کرتے وہ اسے سہما گیا تھا۔ وہ اپنی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ خود کو کسی طرح اس شخص سے بچا لے جو بالکل بھی اس کی سننے کو تیار نہ تھا۔ نو وے، اب وقت گزر گیا ہے۔ تم نے میری ماما سے کیا کہا کہ تمہارے ساتھ بہت وقت اکیلے میں نے بتایا ہے، لیکن نکاح نہیں کیا۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنسا۔ کیا انہیں مجھ پر یقین نہیں تھا کہ ان کا بیٹا حرام کام نہیں کر سکتا؟ پر انہوں نے مجھ پر یقین نہ کیا، انہوں نے تم پر یقین کیا۔ اب اس یقین پر میں مہر لگاؤں گا۔ بنا لائٹس آف کیے اس پر جھکتا اس کی گردن پر ہونٹوں اور دانتوں سے نشان بنانے لگا۔ وہ اسے پیچھے کرتی کہ بہرام نے اس کی دونوں کلائیوں کو تھامے ایک ہاتھ سے سر کے اوپر پن کیا، اور اگلے ہی لمحے غصے سے اسے ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ اور پھر اس کو دیکھتے وہ ایک لمحے کو اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا۔ ضمیر نے ملامت کی، لیکن اگلے ہی پل غصہ حاوی ہوا، اور غصہ تو عقل کو کھا جاتا ہے۔ آج بہرام کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس کی عقل پر غصہ حاوی ہو گیا۔ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے وہ اپنے لب بھینچ گیا۔ خود کو بھی ہر پردے سے آزاد کرتا وہ اس بار لائٹس آف کر گیا۔ انزش کی چیخ بے ساختہ تھی۔ اس کے لبوں پہ چھپتے وہ اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ گیا۔ اس کی دھڑکنوں کو مسلتا وہ جنونی سا ہوا۔ انزش کو سانس لینا دوبر ہو گیا۔ اس نے تو غلطی پہ غلطی کی تھی، یہاں تک کہ نکاح نامے پر اپنی ایج تک غلط لکھوائی تھی۔ وہ اس وقت بری طرح تڑپ رہی تھی۔ بہرام کی شدتوں سے وہ نڈھال ہوتی، اب اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ گئی، جیسے ہار گئی ہو، سب کچھ ہار گئی ہو۔ ایک عزت کی خاطر اس نے اپنا گھر چھوڑا، اپنی ماں تک کو چھوڑ دیا، اور آج خود ہی اپنی عزت کو گنوا دیا۔ انزش کو مزاحمت ترک کرتے دیکھ بہرام ایک پل کو چونکا اور اس کے چہرے کو تھپ تھپایا۔ اے اوپن یور آئیز، سنا نہیں تم نے؟ آنکھیں کھولو، بہرام نے غصے سے اس کے اوپر جھکے کہا، جبکہ وہ ہوش و حواس سے کھوئے جا رہی تھی۔ ماما مجھے بچا لو، وہ بھیڑیا ہے، ماما پلیز بچا لو۔ وہ نیم بے ہوشی میں روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ بہرام اپنی جگہ سٹل ہوا۔ نہیں ماما مت کریں شادی، وہ گندا ہے، ماما میرا یقین کریں وہ اچھا نہیں ہے، وہ بابا نہیں۔ انزش کی بند آنکھوں سے نیر بہتے تکیے میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ بہرام اپنے پسینے سے شرابور بالوں میں ہاتھ پھیرتے پیچھے ہٹا۔ کیا یہ لڑکی واقعی سچ بول رہی ہے؟ خود سے پوچھتا وہ مضطرب ہوا۔ اس لڑکی کو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں چھوا۔ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتا وہ اس کی حالت دیکھتا اپنے لبوں کا نچلا کونا دانتوں تلے دبا گیا۔ انزش اٹھو، آنکھیں کھولو اپنی یار۔ وہ پیچھے بیٹھ کر ان سے ٹیک لگا کے بیٹھتا انزش کو گود میں بٹھا گیا۔ وہ لرز رہی تھی، اپنا سر بہرام کے سینے پر گراتے وہ آنکھیں میں سے ابھی بھی کچھ گڑبڑا رہی تھی، جبکہ بہرام اس کی ایسی حالت دیکھتا خود کو کوسنے لگا۔ وہ غصے میں اس نازک لڑکی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی برا کر گیا تھا۔ وہ دانت پہ دانت جمائے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کر گیا۔ اپنے اور اس کے اوپر کمفرٹر لیتا وہ نیچے تکیے پہ سر رکھ گیا۔ مجھے بچا لے، میں بے گناہ ہوں۔
वो नींद की आगोश में जाते बस इतना ही बोल पाई थी। उसको दोनों तरफ से थामे ऊपर करते उसका सर अपने सीने पर रखा कि उसकी हल्की सी सिसकी बरामद हुई। उसकी साइड पर पसली अभी भी एक तरफ से सोजन ज़दा थी। बहराम को रात को ही याद न रहा वो किस कदर बुरी तरह उस पर हावी हुआ था। वो उसके ऊपर बिखरा वजूद कितनी शिद्दत से तड़पा था। वो उसी वक्त जान गया था कि वो पहला मर्द था जिसने उस लड़की को छुआ था। चाहता तो उसी लम्हे रुक जाता, लेकिन हकी मलकियत और गुस्से ने उससे सोचने समझने की सारी सलाहियत मफकूद कर दी। अभी न जाने कैसे उस पर रहम आ गया कि वो उसको अपने सीने से लगाए आंखें मीचे उसकी नाज़गी को महसूस करने के बावजूद खुद पर कंट्रोल कर गया। वो सिर्फ उसे तकलीफ पहुंचाना चाहता था जैसे उसने पहुंचाई थी, और इस मकसद में वो बहुत हद तक कामयाब भी रहा, पर अधूरा भी रह गया, जिस वजह से उसके अंदर मजीद इज़्तिराबी कैफियत उजागर होने लगी। वो बेदाग थी, उसके निकाह में थी, उस पर हक रखता था वो शरई और कानूनी हक। जज्बात एक बार फिर से जागने लगे। उसे अपने ऊपर लिटाए उसकी गर्दन को अब नरमी से सक करने लगा। वो हल्का सा कसमसाई लेकिन आंखें न खोली। अब की बार बहराम की शिद्दत सख्त न थी। वो बहुत नरमी से उसे अपनी आगोश में लेता उस पर एक बार फिर से हावी होने लगा। अंजिश ने सिसकते हुए आंखें खोली। मैं पाक हूँ, वो आंखों में आंसू लिए बहराम को देखते नीम बेहोशी में बोली। जानता हूँ, जान गया हूँ, लेकिन अब खुद को रोक नहीं पा रहा। वो इस वक्त जज्बात की रो में पसीने में शराबूर था। अंजिश ने अपना सर उसके सीने पर गिराया और एक बार फिर से उसकी सिसकियां निकलवा गया, पर इस बार उसकी शिद्दत में कमी थी। वो बहुत आराम से उसे समेट रहा था। अंजिश ने अपना सांस रोका तो बहराम उसका सर ऊपर किया, उसके रबों को अपनी दस्तरस में ले गया। उसको सांसें बख्शता अपने अमल में थोड़ी सी तेजी ला गया। अंजिश ने खुद को उसके रहमो करम पर छोड़ दिया था। धीरे धीरे दिन ढलता जा रहा था। शाम होती गई। वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े दुनिया से बेखबर एक दूसरे में गुम थे। दरवाजा बजा न जाने कितनी बार, और बजाने वाला थक हार के वापस चला गया। अब तो शाम हो रही थी। बहराम की आंख खुली। कुछ देर पहले ही तो वो सोया था। अंजिश उसकी बाहों में थी, जिसे उसने अपनी शर्ट पहनाई थी। वो शर्ट उसके घुटनों तक आ रही थी, जबकि वो खुद व्हाइट ट्राउजर में शर्टलेस था। आज उसकी छुट्टी थी, लेकिन कल से अपनी जॉब कंटिन्यू करनी थी। बालों में हाथ फेरता वो छुई मुई सी लड़की को देखता एक धीमी सी मुस्कान देने लगा। उसके सीने में दुबकी गहरी नींद में थी, जैसे आज ही सारी नींद पूरी करनी थी। अंजिश वो से उठाता खुद भी उठ बैठा। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और उसकी शिद्दतों से वो अच्छी खासी निढाल हो चुकी थी। हालांकि वो अपनी शिद्दतों में कमी भी ला चुका था, लेकिन उसका बॉडी बिल्डर जैसा मजबूत जिस्म उस नाजुक सी लड़की के लिए सहन करना आसान तो न था। अंजिश उठो शाबाश, वो उसे जगा रहा था, लेकिन वो मजीद सिमटी सोने लगी कि अगले पल वो उसे अपनी बाहों में भरे बाथरूम का रुख कर गया। शावर के नीचे खड़ा किया और टैब ऑन करते शावर खोल दिया। वो हड़बड़ा के उसके सीने में छुपने की कोशिश करने लगी। जब उसकी आंखें खुली, अपने सामने बहराम को खड़ा देख वो सहम गई। दोनों ही शावर के नीचे खड़े भीग रहे थे। जुबान दोनों की खामोश रही थी। जल्दी से शावर ले लो, फिर बाहर आओ, उसे नरमी से कहते वो पीछे हटने लगा कि अंजिश के कदम डगमगाए। क्या हुआ? वो फौरन से उसे थाम गया। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, रुंधे लहजे में बोलती वो नजरें झुका गई। अभी तो मैंने अपनी शिद्दतों का 1% भी तुम पर निछावर नहीं किया और तुम्हारा ये हाल है। वो खुद भी शावर जेल उठाता उसकी शर्ट रिमूव कर गया। उसके खूबसूरत जिस्म पर अपनी दी की गुस्ताखियों के निशानों पर वो लब भेंच के रह गया, जो उसके बेदाग जिस्म पर पूरी आबोताब के साथ जगमगा रहे थे। गहरा सांस पड़ते वो उसके बालों में शैम्पू लगाने लगा। मैं ले लूंगी शावर, आप प्लीज जाएं। अंजिश को अपने पूरे होशो हवास में आता देख बहराम रुका था। आर यू श्योर? वो उसे तस्दीक चाह रहा था। अंजिश ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया तो वो अपनी नजरों पर लगाम डालता बाहर निकल गया। बिस्तर की हालत देखी तो दिल ही दिल में बुरी तरह शर्मिंदा हुआ। आगे बढ़कर बेडशीट चेंज की और ड्रेसिंग रूम में घुसा। वहां से कुछ देर बाद वापस निकला तो अंजिश लड़खड़ाते कदमों से बाथरोब पहने बाहर आई। वो ठंड से लरस रही थी। कबट की जानिब बढ़ते वहां से एक सादा सा सूट उसकी जानिब बढ़ाया, जो उसकी मामा ने अंजिश के लिए वक्ती तौर पर उसकी कबट में सेट कराए थे। चेंज कर लो, मैं आता हूँ। बहराम का रवैया बहुत ही नॉर्मल था, जिस पर अंजिश ने हैरान नजरों से उसे देखा। जो रूम हीटर ऑन करता अपने कपड़े लिए बाथरूम का रुख कर गया। अंजिश अपना ड्रेस वहीं बैठे बैठे चेंज करती कंफर्टर में घुस गई। इस वक्त वो ठंड की शिद्दत से कांप रही थी। थोड़ी देर में वो बाहर आता आईने के सामने खड़े अपने गीले बालों को ड्रायर करने लगा। अंजिश ने कंफर्टर से जरा सा सर निकालते उसे देखा। उसकी चौड़ी पुश्त और मर्दाना वजाहत नजरअंदाज करने के काबिल नहीं थी। वो अंजिश को पहली नजर में अच्छा लगा था और दिल उस पर एतबार कर बैठा था। यहाँ तक कि बिना कुछ सोचे समझे खुद को बचाने की खातिर वो उस पर इल्जाम लगा गई। सबकी नजरों में उसे गिरा दिया। अचानक से अंजिश को शर्मिंदगी ने आन घेरा। वो उसके करीब आता उसके चेहरे से कंफर्टर को हटा गया और उसका माथा चेक करने लगा। तबीयत ठीक है ना? मैं कुछ खाने को लाता हूँ, वो नर्म लहजे में कहता बाहर निकल गया। बाहर खामोशी का राज था। शायद सब सोने के लिए जा चुके थे। किचन में आया तो अपने कदमों पर रुक गया। दुआ वहीं मौजूद अपने लिए खाना निकाल रही थी। बहराम उसे नजरअंदाज करता ट्रे उठाए उसमें खाना सेट करने लगा। मैं कर दूं? दुआ ने फौरन से पूछा। नहीं, कर लूंगा, वो बिना उसकी जानिब देखे बोला। वक्त बहुत बेरहम है बहराम, दिलों को मिलाता है और नसीब से चुरा लेता है, वो दुखी होते बोली। बहराम के जाते कदम एक पल को रुके, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए किचन से बाहर निकल गया। जबकि दुआ ने एक सिसकी भरी। रूम में आते वो उसके सामने खाने की ट्रे रखता उसकी कमर में हाथ डाले उसे बेड ग्राउंड से टेक लगवाते बिठा गया। खुद खाओगी या मैं खिला दूं? उसे रुख फेरते देख वो थोड़ा सख्ती से बोला तो अंजिश ने खाने की ट्रे अपनी तरफ घसीट ली। वो उठता बालकनी में चला गया। कारपोश में एक गाड़ी आके रुकी। उस गाड़ी से उतरने वाली दो हस्तियों को देख बहराम ने सख्ती से लब भेजे। उसके बाबा और उसके चचा जान दोनों ही गांव से वापस आ गए थे। चचा जान की फैमिली भी साथ थी, उनकी बीवी और दो छोटे बेटे। वो गांव की थी। आज उन सब की एक साथ वापसी हुई थी। बहराम खामोशी से वापस अंदर आ गया। ग्लास डोर बंद किए वो अपना सिगरेट सुलगा गया। अंजिश खाना खाते वापस लेट चुकी थी। बहराम ने लाइट्स ऑफ कर दी और खुद भी एक तरफ बिस्तर पर टिक गया। इस वक्त बाहर जाना वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप बिस्तर पर टिक गया।
अंजिश का दिल जोरों से धड़कने लगा। अपने साथ लेटे उस कुबरू मर्द को देखते उसके दिल में अजीब सी गुदगुदी हुई। वो गुस्सीला भी था लेकिन केयर भी करता था, जुनूनी भी था लेकिन परवाह भी करता था। अंजिश उसका चेहरा देखते देखते बोझल आंखों के साथ नींद की वादियों में खो गई। बहराम ने रुख फेरे उसे देखा। उसकी मध्यम सांसों के शोर ने बहराम को उसकी जानिब मुतवज्जे कर दिया। वो भी सारी सोचे झटकता उसके करीब होते लेटा और उसका सर अपने कांधे पर रख लिया। उसके गिर्द अपना हिसार बनाया। वो भी बहराम के साथ जुड़ती खुद को गरमाइश देने लगी। कुछ ही देर में दोनों की भारी सांसों का शोर कमरे में गूंज रहा था। तुम्हारी बेटी मुझे चोट देकर भागी है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। राबिया को बालों से पकड़कर पेदर पे उसके मुंह पर थप्पड़ मारते इस वक्त जहीर जनूनी हो रहा था और अगले ही पल राबिया को धक्का दिया। अपने सर पे लगी बैंडेज को देखता वो पागल हुआ था। वो छटांग भर की लड़की उसे अच्छी खासी चोट देकर गई थी कि वो होशो हवास खो गया था। उसके आदमी मुसलसल अंजिश को ढूंढ रहे थे जबकि राबिया अभी तक हकीकत से नाबल थी। जमीन पर बैठे वो अपने होठों से रिसने वाला खून देखती अपनी अंजिश की सलामती की दुआएं मांग रही थी। उनको अब एहसास हो रहा था कि वो बहुत बड़ी गलती कर गई हैं। जहीर वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। उन्हें खुद पर अफसोस हो रहा था कि क्यों उन्होंने इस शख्स पर एतबार किया और अपनी जवान जहान बेटी को लेकर यहाँ आ गए। पर अब पछतावे के सिवा कुछ ना बचा था। सुबह फजर अदा करता वो रोजाना की वॉक पर चला गया। वापस आया तो एक अदालत घर में फिर से लगी हुई थी जबकि अंजिश अपने कमरे में ही थी। जाओ नीलम, अंजिश को बुला कर लाओ। फादिया बेगम ने संजीदगी से नीलम से कहा तो वो अंदर की जानिब बढ़ गई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बहराम, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी। वो लब भेंचे वहां खड़ा था जबकि उसके बाबा अरशद साहब और उसके चचा अब्बास साहब उसे दुखी नजरों से देख रहे थे। अंजिश को बाहर लाए तो वो सर झुकाए खड़ी थी। बहराम को एक बार फिर उस पर गुस्सा आने लगा। सिर्फ उसकी वजह से वो सबकी नज़रों में गिर चुका था। अरशद साहब ने उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा। अपने बेटे की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो लब भेंचे बोले कि वहीं अंजिश की बस हुई। वो मजीद झूठ नहीं बोल सकती थी। उसने नज़रें उठाई इससे पहले कि वो अपने लबों से कुछ कहती। अपने सामने खड़े शख्स के पीछे वो इस हस्ती को देख कर गंग रह गई जिसने उसे इस दुनिया में लाया था। वो मकैनिकी अंदाज में चलती उनके पास आई। अब्बास साहब ने हैरत से उसे देखा। आपने क्यों ऐसा किया, क्यों? वो तड़प के रोते हुए बोली। सबकी नज़रों में हैरानी थी। क्या हुआ, क्या मतलब? वो हैरान थे। जब औलाद को संभाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? उसकी बात पे अब्बास साहब अपनी जगह पर लड़खड़ाए। वो जो उसका नाम सुनकर पहले ही शशोपंच का शिकार थे अब सामने खड़ी लड़की ने उनकी सोच पर पक्की मोहर लगा दी थी। औलाद में जब बेटी हो तो उसकी हिफाजत करते हैं, उसे दुनिया की ठोकरों पर नहीं छोड़ते। वो अपने गालों से सख्ती से आंसू पूंछते पीछे हटी। तो तुम अंजिश, मेरी बच्ची, वो पथराए लहजे में बोले थे और अंजिश को थामना चाहा। अंजिश ने उनका हाथ झटक दिया। कोई हक नहीं आपका मुझ पर, आपने छोड़ दिया था मुझे, छोड़ दिया, भूल गए मुझे इस दुनिया में लाकर। वो बज़ानी अंदाज में चिल्ला रही थी। इससे पहले कि वो गिरती बहराम ने आगे बढ़कर उसको अपने सीने से लगाया। बहराम का चेहरा देखते वो कर्ब से अपने लबों को दांतों में दबा गई। मुझे माफ़ कर दे, मैंने आप पर झूठे इल्ज़ाम लगाए। मैंने खुद को बचाने की खातिर आपका किरदार दागदार कर दिया। वो आंसू बहाते कर्ब से बोल रही थी जबकि सभी गंग उसकी बातें सुन रहे थे। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ बहराम, मुझे यहाँ से निकाल दें। वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा कर रो दी जबकि अब्बास साहब अपना सर गिराते एक चेयर पर ढह से गए। उन्हें तो यही बताया गया था कि राबिया और अंजिश एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं। फिर अंजिश जिंदा कैसे? वो कैसे इतना अरसा बेटी के वजूद से बेखबर रहे? बहराम ने उसे सीने से लगाए माँ की जानिब शिकवा के अंदाज में देखा। वो सर झुका गई और फिर वो बहराम के सामने खुलती चली गई, सब कुछ बताती चली गई जिसे सुनकर अब्बास साहब मरने वाले हो गए। उनकी बेटी खुद को अपनी इज्जत को बचाते कहाँ से कहाँ पहुँच गई और वो बेखबर रहे। मैंने अपने आप को महफूज करने की खातिर आप पर इल्ज़ाम लगाया। मुझे लगा आप ही वो वाहिद इंसान है जो मेरी हिफाजत कर सकते हैं, उस दरिंदे से मुझे बचा सकते हैं। उसके लिए आप पर इल्ज़ाम लगाकर मैंने आपसे निकाह कर लिया। वो सर झुकाए अपने जुर्म का एतराफ़ कर रही थी। अब्बास साहब ने एक नज़र बहराम को देखा और फिर अपनी बेटी को। तुम सिर्फ 16 की हो, निकाह कैसे कर लिया? वो मजीद परेशान हुए। अंजिश ने तलखियाँ हंसी। जिन बेटियों के बाप उनके सर से अपना दस्ते शफकत खींच लेना वो वक्त से पहले बड़ी हो जाती हैं। उसकी बात ने अब्बास साहब को लाजवाब कर दिया जबकि बहराम एक बार फिर अपने अमल पर शर्मिंदा हुआ। उसने निकाहनामे पर अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखवाई थी जिसके मुताबिक वो 18 की थी, लेकिन हकीकत जान के उसे सिर्फ अफसोस हुआ। अंजिश बेटा, क्या अपने पापा को सफाई का एक मौका नहीं दोगी? वो दुखी लहजे में बोले। उन्होंने अंजिश को अपने पास बुलाया लेकिन वो अनसुनी कर गई। अब्बास साहब ने भाई की जानिब मदद तलब नजरों से देखा तो वो अंजिश के पास जा बैठे। बेटा, आपके बाबा का कोई कसूर नहीं, आपकी मामा ने उनसे ज़बरदस्ती डाइवोर्स ली थी और जिस दिन वो आपको लेने आ रहे थे उस दिन उन्हें पता चला कि आप और आपकी मामा जिस बस में जा रहे थे वो खाई में गिर गई है, लाशें तक नहीं मिली। तुम्हारे बाबा बहुत रोए लेकिन उसे खुदा की तरफ से लिखा समझकर कबूल कर लिया, लेकिन आज पता चला वो सब झूठ था। आपकी मामा ने झूठ बोला था। अरशद साहब की बात पे उसने बेयकीनी से उनकी जानिब देखा और फिर आंखों में आंसू लिए अब्बास साहब को। और मामा ने मुझे बताया बाबा का एक्सीडेंट हो गया, वो हमें छोड़ के चले गए। अंजिश आंसुओं का गोला हलक में अटकने से बात भी मुकम्मल न कर पाए। अब्बास साहब खुद उठकर उसके पास जा खड़े हुए और अपनी बाहें वाकी तो वो उनकी बाहों में जा समाई। एक शफकत भरा एहसास जागा। बाप की खुशबू ही उसे सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर गई। ये एहसास उस ज़हीर के पास से महसूस ना हुआ क्योंकि सगा बाप सगा होता है। तुम्हारी मामा ने जो जुल्म किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। अब्बास साहब दुख और गुस्से से बोले। अपनी खुशी और लालच में बेटी को भी नज़रअंदाज कर दिया। कैसी औरत है वो! अब्बास साहब को आज सख्त पछतावा हो रहा था। राबिया से मोहब्बत करके जो औरत अपनी बच्ची की हिफाजत नहीं कर सकी, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती थी।
बहराम अरशद ने चार्ज संभालते ही ज़हीर अब्बासी के खिलाफ एक्शन लेने का सोचा। वो शख्स मुजरिम था और उसे ऐसे नहीं वो पकड़ सकता था। उसे किसी न किसी तरह पक्के तरीके से पकड़ना था ताकि वो छूट ही ना सके। और फिर मौका मिल गया। उसकी फूड कंपनी के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। उस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते बहराम ने सबूत इकट्ठे किए और उसके खिलाफ एक्शन लिया। सीधा उसके घर में घुस के उसे अरेस्ट कर लिया। वो पागल ही हो गया था। इतना असर और रसूख रखने के बावजूद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं जान से मार दूंगा तुम्हें एसपी, तुम अभी मुझे जानते नहीं। ज़हीर अब्बासी ने जेल की सलाखों के पीछे से बहराम को धमकी दी। बहराम ने सख्त अंदाज से उसे देखा। तुझे तो मैं ऐसी जगह पहुंचाऊंगा कि तू मौत भी मांगेगा तो तुझे मौत नहीं मिलेगी। तेरी सजा अदालत नहीं बल्कि मैं तय करूंगा। एसपी बहराम अरशद। बहराम ने सख्त लहजा अपनाते गुरा के कहा, तेरी इतनी जुर्रत नहीं कि तू मुझे हाथ भी लगा सके। ज़हीर ने लब भेंचे कहा। बहराम ने जेल खोलने का इशारा किया और अंदर जाते ज़हीर की हालत बिगाड़ के रख दी। मुझे ललकार रहा था, मुझे एसपी बहराम को। हालत देख अपनी। तुझे तो मेरी छोटी सी बीवी ने नाक को चने चबवा दिए। उसकी किताब ना ला सका तू तो मुझसे क्या लड़ेगा। उसके बाद फिर ज़हीर ने बमुश्किल अपनी दुखती आंखें खोली। वो क्या कह रहा था ज़हीर समझ नहीं पाया। मेरी अंजिश मेरी बीवी, आइंदा गलत निगाह उस पर डाली तो सीधा जहन्नुम वासिल कर दूंगा। उसे गिरेबान से पकड़ते झंझोड़ते नीचे गिराया और वो जख्मों की ताब ना लाते बेहोश हो चुका था। बहराम घर आया तो सभी ड्राइंग रूम में मौजूद थे। आज 15 दिन हो गए थे अंजिश को इस घर में आए हुए और वो सबसे घुल मिल गई थी। फातिया बेगम उसका बहुत ख्याल रखती थी तो अब्बास साहब की दूसरी बीवी भी उससे चाहत ही करती थी। अल्लाह ने उन्हें बेटी नहीं दी थी, उन्हें अंजिश के रूप में बेटी मिल गई थी। अंजिश ने अब्बास साहब से अपनी पढ़ाई जारी रखने का कहा तो वो मान गए, लेकिन फिर भी बिना बहराम की परमिशन के वो उसे दाखिला नहीं लेकर देना चाहते थे। जानते थे बहराम मना नहीं करेगा, लेकिन अब अंजिश पे सबसे ज्यादा हक उसी का था। बहराम और उसके बीच इतने दिनों से बातचीत बंद थी। दोनों में एक अजनबियत और अना की दीवार हाइल हो गई जिसे कोई भी तोड़ने को तैयार न था। अब्बास साहब ने उससे अंजिश की पढ़ाई से मुतल्लिक बात की तो वो चुप सा हो गया। रात के खाने के बाद कमरे में आया तो अंजिश बिस्तर पर बैठी मोबाइल यूज कर रही थी। जबकि कनखियों से बहराम को देखा। आपने बाबा को जवाब नहीं दिया मेरी पढ़ाई के मुतल्लिक? अंजिश ने धीमे लहजे में पूछा। बहराम अपनी घड़ी उतार के दराज पे रखते कबड़ से अपना ड्रेस लिए बाथरूम की जानिब बढ़ गया। उसकी बात को सिरे से नजरअंदाज कर गया। बाहर आया तो वो मुस्तरिब सी दिखाई दी। आप बात क्यों नहीं कर रहे? वो बेचैन हुई। तुमने अपने बाबा से पूछ लिया है? वो राजी है तो बात खत्म। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। वो मोबाइल उठाए सर्द लहजे में बोला। क्या आपको अच्छा नहीं लगा कि मैं पढ़ूं? उसका लहजा रुन गया। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम अपनी हर बात मुझसे शेयर करोगी अंजिश। उसकी जानिब मुड़ा तो अंजिश उसकी बात का मतलब समझती सरस बात में हिला गई। कल कॉलेज से एडमिशन फॉर्म ले आऊंगा, फिल कर देना जिसमें भी एडमिशन लेना हो। वो नॉर्मल लहजे में बोला तो अंजिश रोती आंखों से मुस्कुरा दी और उसकी बाजू हटाकर उसके सीने पर सर रखते उसके गिर्द अपना हिसार बांध गई। बहराम अचानक उसे अपने पास आते देख हैरान हुआ, जबकि उसके जज्बात को वो बहुत अच्छे से भड़का गई थी। आप बहुत अच्छे हैं बहराम। वो दिल से उसकी तारीफ कर रही थी। अब इतना ज्यादा नजदीकी बनाओगी तो मेरे और अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर दोगी। बहराम ने अपने उमड़ते जज्बात को कंट्रोल किया। कैसी मुश्किलें? वो शरारत से सर उठाकर उसे देखते पूछने लगी। बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ यार। वो उसके माथे पर बोसा देते पीछे हटने लगा कि अंजिश ने उसे कॉलर से पकड़े अपनी तरफ खींच। तो किसने कहा कंट्रोल करें? वो खुमार आलूद लहजे में बोली। 12 साल छोटी हो मुझसे और बालिग भी नहीं हुई। अच्छा, उस रात जब करीब आए तब बालिग थी? वो मसनूई खफकी से बोली। तब जानता नहीं था, तुम्हारी गलती है। 16 साल की हो के 18 साल क्यों लिखवाया तुमने निकाहनामे पर? वो घूरते हुए बोला। 16 कहती तो आपने निकाह करना ही नहीं था। वो मिनमिनाते बोली। सो जाओ अंजिश, रात बहुत हो गई है। वो बिस्तर से उठने लगा कि अंजिश ने फिर से उसे रोका। आप जानते हैं कि जो बीवी अपने शोहर को करीब ना आने दे और अपने शोहर से पीट करके सोए, सारी रात फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहते हैं और मुझे लानत नहीं लेनी। वो उसकी भूरी बेड पर हाथ फेरती उस पर अपने लबों का लम्स बखेर गई। दर्द होगा तुम्हें? बहराम भी आंखें मैच के खोलता बहके अंदाज में बोला। अगर उस रात जितना हुआ तो सह लूंगी। वो उसकी नाक के साथ नाक जोड़ते पलके झपकाए बोली। तुम मुझे पागल कर दोगी जालिम लड़की, छाने लगा हूं तुम पर, लेकिन अगर पेन ज्यादा हो तो मुझे बता देना। वो उसका सर तकिए पे गिराए सरगोशी के से अंदाज में बोला। मुझे आप पर यकीन है, आप मुझे पेन नहीं देंगे। वो मसरूर अंदाज में बोली थी तो बहराम उसके माथे पर लब रखता उसका मान बढ़ाता चला गया। वक्त का काम है गुजरना और वो गुजरता जा रहा था। राबिया को ज़हीर ने तलाक दे दी। जिस मकसद से उसने राबिया से शादी की वो तो पूरा नहीं हुआ था, तो वो क्यों उसे रखता? राबिया अपनी माँ के उसी बोसीदा घर में वापस लौट आई थी। अपनी इद्दत वहीं मुकम्मल की। बहुत ख्वाहिश जागी कि अंजिश एक बार आकर उनसे मिले, लेकिन वो अपनी माँ को माफ़ नहीं कर पा रही थी। शायद आने वाले वक्त में वो माफ़ कर देती, लेकिन अभी वो अपना दिल बड़ा ना कर पाई। आपको क्या लगता है कि अंजिश को अपनी माँ को माफ़ कर देना चाहिए? अपनी राय लाजमी दें। हर कहानी में एक सबक होता है, उससे हमेशा पॉजिटिव लिया करें और सीखा करें।